चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि राजधानी भोपाल से, जहां विधानसभा में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि दी गई है। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी है। विधानसभा में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को सीएम ने याद किया। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, विधानसभा में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि दी है और कहा है छत्तीसगढ़ प्रांत से एमपी के बड़े नेता रहे हैं, उनके दिखाए मार्ग और कामों पर हमारी सरकार चलेगी। उन्होंने चेतना को जगाने का प्रयास किया है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। तो बिल्कुल आपको बड़ी खबर बता रहे, छत्तीसगढ़ प्रांत से थे, एमपी के बड़े नेता रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद के बारे में तमाम बातें कही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और उनको याद किया है उनके जन्मदिवस पर। तो जिस तरह से विधानसभा में पहुंच रहे थे मुख्यमंत्री, वो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे थे। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर श्रद्धांजलि दी है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यहां पर मौजूद हैं और दोनों ही दिग्गज नेताओं ने यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री राजेंद्र शुक्ल जी आज हम सबके मध्य नहीं हैं, लेकिन उनका समग्र जीवन प्रेरणाओं से भरा है। वो हम सबके सामने हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उनको स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं और अपने को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उन्हें स्मरण कर रहे हैं। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जिनका अपना आज के समय के बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रांत से आते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश के तत्समय के बहुत अच्छे नेता, जिनने गांव-गांव में पदयात्रा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया, कई उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सभागार में हमने उनकी जयंती मनाने का काम किया। मैं अपनी ओर से उनके परिवार के और उनके सभी इष्टजनों को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिनके घर में ये शख्सियत पैदायु, जिनने उनके परिवार सहित प्रदेश की देश की एक अलग पहचान दी। वहीं रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आईटी के क्षेत्र में बड़ा एमओयू साइन हुआ है। जी हां, एसटीपीआई और राज्य सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ है, जो कि आईटी के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात इसको माना जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आईटी के क्षेत्र में बड़ा एमओयू साइन हुआ है और आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में ये बड़ा एमओयू साइन हुआ है। सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना इससे की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित होगा। प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग और एसटीपीआई के बीच एमओयू हुआ है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ ये एमओयू हुआ है साइन। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये एक आईटी के क्षेत्र में बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है। एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना भी इसके थ्रू की जाएगी। तो आईटी के क्षेत्र में ये बड़ा एमओयू साइन हुआ है। एसटीपीआई और राज्य सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ है। चलिए, इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर अवधेश मिश्रा, जो कि हमारे एडिटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, आपसे जानेंगे, देखिए रायपुर से जो बड़ी खबर मिल रही है कि आईटी के क्षेत्र में ये बड़ा एमओयू साइन हुआ है और हर तरफ से इसके बहुत सारे फायदे, खासकर कि युवाओं के लिए सबसे बड़ा फायदा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से एमओयू हुआ, ये अपने आप में बताता है कि एसटीपीआई जो होता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, भारत सरकार की एक उद्यम है और ये देश भर में आईटी के क्षेत्र में जो है काम करती है, अलग अलग राज्यों में काम करती है। और छत्तीसगढ़ में एमओयू होना मतलब अब सीधे तौर पे मान लीजिए कि राज्य में सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और डेवलपमेंट को लेके भी यहाँ पे संस्थानें खोली जाएगी। दो बड़े जो संस्था है वो खोलने के लिए एमओयू किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में एमओयू हुआ है और आने वाले 20 सालों के लिए छत्तीसगढ़ में आईटी के सेक्टर में जो डेवलपमेंट होना है उसकी रूपरेखा इन दोनों संस्थानों के माध्यम से तय की जाएगी। भारत सरकार का जो उपक्रम है, इसलिए केंद्रीय कमेटी की भी नजर रहती है, इसमें बनती है। और जितने भी जो ऐसे राज्य है जहाँ पे आईटी की संभावनाएं हो, उन राज्यों में जाके ये जो संस्थान है वो एमओयू करती है। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ में एमओयू हुआ। तो छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले के लिए एक बड़ा मौका सरकार जो देने जा रही है कि दो बड़े संस्थान है
अब यहाँ पे स्थापित होंगे, जिसका एमओयू जो है आज मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में किया गया है। जी अवधेश जी, देखिए जिस तरह से अगर हम देखें तो ये जो एमओयू साइन हुआ है युवाओं के लिए, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि बड़ी सौगात है, क्योंकि हमने देखा है कि जो टेक्निकल सेक्टर है वो इतना मजबूत नहीं रहा है और इसलिए लोग बाहर जाते हैं। पर अब जब छत्तीसगढ़ में ही वो सारे संसाधन मिलेंगे, तो चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे वो जॉब्स हो, सारी फैसिलिटीज लोगों को यही मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, नया रायपुर भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा लैंड बैंक जिनके पास है। ऐसे लैंड बैंक में इस तरह की जो संस्थाओं का स्थापना करने अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक, और यही वजह है कि आईटी पार्क की भी स्थापना राज्य सरकार ने नया रायपुर में किया हुआ, जहाँ पे आईटी पार्क डेवलप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में एकमात्र ऐसे संस्थान का उद्घाटन कुछ समय पहले किया था जो सेमीकंडक्टर और नैनो चिप का निर्माण करने जा रही है। तो आईटी के क्षेत्र में लगातार जो राज्य है वो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में जो है आज जो है एमओयू किया गया है, वो आने वाले समय में निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए जो है बेहतर मौका जो लाने में कामयाब होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर आज से एमपी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हुई है। 12वीं बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर अंग्रेजी का हुआ। करीब 16 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो बिल्कुल एमपी बोर्ड एग्जाम्स की जो परीक्षा है वो शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से आपको दे रहे हैं। एमपी बोर्ड परीक्षा हुई है, पहला एग्जाम था 12th जो छात्र है, 12th के जो छात्र आज उनका पहला एग्जाम था, इंग्लिश का एग्जाम था। और इस दौरान आपको बता दें कि जब हमारे संवाददाता भी वहां पर पहुंचे थे फील्ड में, तो उन्होंने पूरी चीज़ों को जैसे समझा कि यहाँ पर चकाचौंध व्यवस्था थी, सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी की जा रही थी, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद थी, यानी चीटिंग के कोई भी प्रयास ना हो सके इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। बच्चों की एंट्री पर ही यहाँ पर बच्चों की जो एंट्री है उसके दौरान उनकी चेकिंग की गई थी। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजन जुड़ रहे हैं। रंजन, आपसे जानेंगे, देखिए बोर्ड एग्जाम्स आज पहले बोर्ड एग्जाम रहा है छात्रों का, आपने वहां पे देखा है, सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा है और तमाम चीजों को, क्या कहेंगे इस वक्त? एग्जाम क्या खत्म हो चुका है? बिल्कुल, देखिए एमपी बोर्ड का जो पहला पेपर था वो संपन्न हो चुका है और तमाम सारे जो छात्र हैं वो धीरे धीरे करके अब निकल रहे हैं, क्योंकि जितने भी छात्र थे अब वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि 12 बज चुका है। और जितने भी छात्र जिन्होंने पेपर दिया है वो अब कहीं ना कहीं बाहर आपको निकलते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वहाँ पर विशेष इंतजाम जो है वो किया गया था और तमाम सारे छात्र जो है यहाँ पर बोर्ड परीक्षा दे करके निकले हैं। हम कुछ छात्रों से बात लेते हैं। पहला पेपर था, किस तरीके से, ये बताइए किस तरीके से पहला पेपर गया? बड़ा मस्त गया, इंग्लिश है तो मस्ती जाएगा और कैसे जाएगा। पेपर में कुछ टफ सवाल थे क्या? पेपर जो आपने आज दिया कैसे प्रश्न थे उसमें? पेपर इजी था, जो क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहे थे वैसा ही आया था। इस बार कोई इतना टफ पेपर नहीं था और इजी था। आप क्या कहेंगे, कैसा पेपर था? अच्छा था, मेहनत अच्छी करी थी तो पेपर भी अच्छा ही गया। बाकी क्वेश्चन बढ़िया थे, जो पढ़े थे टीचर्स ने बताए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से गया है पेपर। और ऐसा मतलब कोई क्वेश्चन नहीं था जो हमें नहीं आना चाहिए। सारे 12th के बच्चों को सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए। सिलेबस से थे या कुछ सिलेबस से बाहर? नहीं, सारे सिलेबस के ही थे और जैसी प्रिपरेशन हमने की थी उस अकॉर्डिंग पेपर तो गया है, बाकी देखते हैं। देखिए जो छात्र है उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी है, क्योंकि जब वो परीक्षा देकर के बाहर निकल रहे हैं। ये बताइए आज पेपर था आपका, कैसा गया पेपर? पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत ही इजी आया था। इस बार एक्सेप्टेशन हमारी हार्ड की थी लेकिन बहुत इजी पेपर आया। लग रहा था कि पेपर तो बहुत मुश्किल आएगा, लेकिन सबसे इजी पेपर अभी तक का मैंने जो 4 साल के पेपर पढ़ के आया था, मैं सबसे इजी पेपर मुझे ये लगा। तैयारी कितनी की थी इस पेपर को लेकर? तैयारी में देखा जाए तो जो ये बीच में गैप मिला था 5 दिनों की तैयारी थी, लेकिन पेपर ऐसा गया है कि 95 प्लस आएगा, क्योंकि बहुत इजी पेपर। 95 प्लस जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस? बहुत। पूरे लिखते बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, खास करके जो छात्रा है उनसे भी बात करेंगे। आज आपका पेपर था, किस तरीके से ये पेपर आपने दिया? पेपर थोड़ा लेंदी था बट ठीक था। लेंदी था, कुछ छात्र कह रहे कि पेपर इजी था जिन्होंने पढ़ा था, क्या लगता है? नहीं, इजी तो था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, बस इतना है। इजी था। सवाल जो लग रहा हो आउट ऑफ सिलेबस आया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब सिलेबस का ही था। सब सिलेबस से आया था। क्या कहेंगे पेपर के बारे में, कैसा गया पेपर? हाँ, इजी तो आया था पेपर, बट थोड़ा और कर लेते तो शायद अच्छा चला जाता। इजी था पेपर, लेंदी था और डिफ़िकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट ही था, अच्छा था। जो क्लासेस में पढ़ाए गए थे उसी से सवाल आए थे या कुछ बाहर के भी सवाल? क्लासेस अटेंड नहीं करी, स्कूल नहीं गई, ड्रॉप।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहा जा रहा है इस बार के पेपर में जो काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने करे थे वो इस बार आए हैं क्या? मैंने वैसे एक दिन पहले पढ़ाई चालू कर दी तो मैंने प्रीवियस पेपर ही उठाए थे और मुझे उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगा कि हाँ सेम ही आए। हाँ तो मेरे लिए तो पेपर बहुत इजी था और मैं तो 95 प्लस स्कोर कर लूँगा, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। हाँ क्या लगता है 95 प्लस ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी उम्मीद है? क्या पता उसको। देख सकते हैं जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अब बाहर निकल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पेपर को लेकर के जिस तरीके से बात की जा रही थी कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, लेकिन बच्चों का जो रिएक्शन आ रहा है वो सीधे तौर पर बता रहा है कि बच्चों का पेपर जो है वो काफ़ी बेहतर गया है और बच्चे जो है काफ़ी खुश भी है इस पेपर को देने के बाद। और कुछ छात्र जिन्होंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे उनके लिए काफ़ी सहूलियत रही है इस बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं इससे कई सारे छात्र जो है उनको कहीं ना कहीं हम और भी छात्रों से बात करते हैं किस तरीके से पेपर गया आज आपका, कैसा गया पेपर आपका? बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा पेपर बना था और मेरा तो बहुत अच्छा हुआ है। क्वेश्चन पेपर जो बनाए गए थे वो प्रीवियस ईयर से थे या फिर जो इस बार आपने पढ़ाई की उसी से रिलेटेड? कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी थे और बाकी नया भी बहुत कुछ था। यानी पढ़ाई की क्या कितनी उम्मीद है, स्कोर कितना आप लगता है कि ले आ पाएंगे? मेरा तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, आई मीन 100% की मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। तो सीधे तौर पर जो छात्रों का रिएक्शन है आप देख सकते हैं क्योंकि इनका पेपर बिल्कुल रंजन, हम देख पा रहे हैं जो एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है बच्चों में कि उनका पेपर जो है काफी ज्यादा अच्छा गया है और वो पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं और यही उम्मीद कर सकते हैं जो आने वाले एग्जाम वो भी बच्चों के अच्छे जाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुक करेंगे गरियाबंद का, जहां पर पोर्ट गांव के पर्वतरोही खेमराज साहू ने बढ़ाया है देश का मान। जी हां, हिमाचल की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया है। 9000 फीट ऊंचाई पर इतिहास रचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे गरियाबंद से, जहां पर पर्वतारोही खेमराज साहू ने देश का मान बढ़ाया है। देश का मान बढ़ाया, हिमाचल की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9000 फीट ऊंचाई पर इतिहास रचा है। -6 डिग्री तापमान में तिरंगा लहराया। कुल्लू की सोलंग वैली से पतलूज ट्रीफ तक आपको बता दें बर्फ में सफल ट्रैक किया है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने देश का मान बढ़ाया। भारत माता की फोटो के साथ तिरंगा लहराया है उन्होंने और साफ तौर पर आप ये तस्वीरों पे देख सकते हैं। पहले भी 12500 फीट दारकंठा चोटी पर वो तिरंगा फहरा चुके हैं और खेमराज साहू का नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी है। तो राजिम कुंभ कल्प और छत्तीसगढ़ महतारी की छाया प्रतीक का ये एक तरह से प्रमोशन भी है। महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, देश के अमर शहीदों की जय, देश के अमर शहीदों की जय, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, देश के अमर शहीदों की जय, देश के अमर शहीदों की। वहीं रायपुर में मामूली विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद आरोपी फरार है। होटल में खाना फेंकने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने 2 संदेही आरोपियों को पकड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से यह हत्या का मामला सामने आया है, पुलिस ने 2 संदेही आरोपियों को पकड़ा है। मध्य प्रदेश का रहने वाला था मृतक शव प्रसाद। मामले की जांच में जुटी है दरसीवा पुलिस। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जिस तरह से यह हत्या का मामला सामने आया रायपुर से, आपको बता दें कि एक छोटा सा विवाद इतना बड़ा बन गया कि इसके बाद हत्या को अंजाम दे दिया गया। तो रायपुर में मामूली विवाद में हत्या की गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। होटल में खाना फेंकने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने संदेही आरोपियों को पकड़ा है। मध्य प्रदेश का रहने वाला था मृतक शव प्रसाद। तो ये विवाद इतना बढ़ गया कि मौत के घाट उतार दिया इस युवक को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बेरहमी से यह हत्या की गई है। रायपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मामूली विवाद में हत्या का मामला सामने आया। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश चंद्रवंशी फोन लाइन पर जुड़ गए। अविनाश, आपसे जानेंगे रायपुर से जो मामला सामने आया है कि एक मामूली विवाद में हत्या कर दी गई, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, ये पूरा मामला रायपुर के राजधानी रायपुर के दरसीवा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मामूली विवाद होटल में खाना फेंकने को लेकर जो है विवाद हुआ और इसी बीच मारपीट होती है और मारपीट में जो मृतक है उसके सीने पर जो है गंभीर चोट आई है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। और अभी इस पूरे वारदात के बाद जो है आरोपी वहां से फरार है। 2 संदेहियों को इस पूरे मामले पर हिरासत में लिया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि मामूली विवादों के चलते जो है हत्या की वारदातें राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ती जा रही है। कभी कोई शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर, तो कभी कोई आपसी रंजिश को लेकर जो है हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में 2
संदेहियों को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों की पड़ताल जो है वो जारी है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि खाना फेंकने को लेकर विवाद हुआ था और इसी बीच जो है जानकारी आई तो मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन जब मृतक जो पीड़ित था, जो पहले घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसे जो है मृत घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से मामले की जांच जो है पुलिस कर रही है। देखना यह होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है और हत्या के पीछे क्या कुछ अन्य वजह है, ये भी स्पष्ट जो है जांच के बाद पता चल पाएगा। जी बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। वहीं राजधानी भोपाल से एक और चौंका देने वाला मामला सामने है, जहां मेडिकल छात्रा की संदिग्ध मौत हुई है। जी हां, मृतका के पास मिली है एसिड की बोतल। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा थी ये। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेडिकल छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई है और उसके बाद मृतका के पास एसिड की बोतल भी मिली है, जो कि और तरह के जो तमाम सवाल हैं वो खड़े कर रही है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा थी मृतका, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव, पुलिस जांच में जुटी है। कोईफिजा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले की पूरी तफ्तीश में पुलिस जुट गई है, लेकिन ये चौंका देने वाला मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है, जहां पर छात्रा की संदिग्ध मौत हुई है। मेडिकल छात्रा की संदिग्ध मौत हुई है। वहीं भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वर्गीय राजेंद्र शुक्ला को याद किया। उन्होंने कहा कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन प्रेरणाओं से भरा रहा। तोमर ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला हमेशा हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभा अध्यक्ष ने उन्हें प्रणाम करते हुए नमन किया और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप सुनिए। शुक्ल जी आज हम सबके मध्य नहीं हैं, लेकिन उनका समग्र जीवन प्रेरणाओं से भरा है। वो हम सबके सामने हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उनको स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं और अपने को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उन्हें स्मरण कर रहे हैं। वहीं कोरबा के आश्रम भेलवाड़ी बालक छात्रावास में प्रशासनिक फैसले के विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए। अधीक्षक कुमार सोनवानी को हटाए जाने से नाराज बच्चों ने कलेक्टर से मिलने के लिए करीब 4 किलोमीटर पैदल मार्च किया। छात्रों ने प्राचार्य पर टॉयलेट सफाई, भोजन और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। ट्राइबल विभाग और पुलिस की समझाइश के बाद छात्रावास हॉस्टल लौट आए। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। बच्चों को सुरक्षित रूप से छात्रावास भेजा गया। अधीक्षक सर को बिना अनुमति के बिना निकाल दिया गया। हम लोग चाहते हैं इन लोग को अधीक्षक सर को क्यों निकाला गया, तो इसी कारण से हम लोग बाहर निकले और प्राचार्य के द्वारा हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित किया जाता है और पक्ष बात किया जाता है कि सर को लाया जाए वापस। पहले एसडीएम सर द्वारा बच्चों से बात की गई थी, उसके तहत जो भी उनके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था और कलेक्टर सर ने जो भी निर्देश दिया था उसका पालन किया गया था। कलेक्टर सर ने मैं सेलेक्ट करने के लिए गया था, मैं सेलेक्ट कर दिया गया था। उसके पश्चात भी जो बातें आ रही हैं उसमें जो भी होगा आगे जांच की जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के ये छोटे बच्चे हैं, इनके जो अधीक्षक थे कुछ दिन पहले वहाँ कुछ बच्चे बिना अनुमति के बाहर चले गए थे, जिसके कारण जानकारी सहायक आयुक्त मैडम के द्वारा दिया गया है कि उनको अभी वहाँ हॉस्टल से प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उनको हटाया गया है। और ये बच्चे लोग अभी जैसे इनसे मैं बात किया तो ये जानकारी मिल रही है कि उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, तो उनके समर्थन में उनका ये मांग लेकर कि हमारे अधीक्षक सर को वापस दिया जाए, इस बात को लेकर ये आज यहाँ पे आए थे कि हम अधिकारियों से मिलकर बात करेंगे कि हमारे अधीक्षक सर को वापस दे दिया जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे एपिसोड में देश के विभिन्न राज्यों के छात्रों से संवाद किया। इस मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल भी किए। एक प्रकार से आपके पास जो कला है, क्राफ्ट की जो कुछ भी आपके सीखने की इच्छा है वो आपको मदद कर सकती है। डेली या सप्ताह में 2 दिन आधा घंटा इसके लिए दो। समाज जीवन में जिसकी जरूरत है वो शिक्षा तो करनी है, लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है वो आप इससे कर सकती हैं।
हमारा देश भी 2047 में डेवलप्ड राष्ट्रों के साथ एक होने वाला है। सो मेरा प्रश्न क्या है कि हम नवयुवक इसे हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के 10th 12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह, देखिए ये चीज है ना। अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या है? आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। तो ली कुआन यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। सिर्फ कहीं जाना है, भाई यहाँ पर रेड लाइट है, मुझे स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए। अब छोटी सी चीज में तय करेंगे कि हमारे घर में खाने के बाहर कुछ भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। बताइए। सुना आपने क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से संवाद किया। इसी के साथ 12 के विश्लेषण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।